Hey everyone, this is me पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग बात कर रहे थे हमारी एक मूवी के बारे में, बहुत अच्छी सी मूवी हम लोग देख रहे थे। कौन सी मूवी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर मेरे बिजनेस की मूवी की बात कर रहे हैं। मेरे बिजनेस की पिक्चर को हम लोग देख रहे थे एंड जिस मूवी को हम आधा ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड आधा आज हम लोग उसको कंप्लीट करने वाले हैं। दिस इज आ पार्ट नंबर 4। इसकी 3 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने काफी डिटेल में बहुत सारी चीजें देख ली हैं। हम लोगों ने सारा फाइनल अकाउंट्स का बेसिक्स कंप्लीट किया। उसके बाद उसके जो 3 स्टेप्स हैं उसके अंदर हम लोग 2 स्टेप्स हमारे कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन से 2 स्टेप्स कंप्लीट किए हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों ही हम लोग थियोरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई होप दोनों ही स्टेप्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए हैं एंड चीजें बहुत ही आप लोगों को इजी लगी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी मूवी को, आज कंप्लीट ही कर लेते हैं। क्या है इसके अंदर? आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। हर कॉमर्स स्टूडेंट ने इसका नाम सुना है। क्या है वो चीज? बैलेंस शीट। जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट है, इवन जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं या जो साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं, बैलेंस शीट का नाम उन लोगों ने भी सुना है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी पॉपुलर पजल को सॉल्व करने वाले हैं। क्या है ये बैलेंस शीट, क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं एंड मैं मेरी बैलेंस शीट को कैसे बनाती हूँ और ये कैसे फाइनल अकाउंट्स का 3rd पार्ट बना, 3rd स्टेप बना एंड ये सब करने के बाद मुझे इस बैलेंस शीट से क्या करने के लिए मिलेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। और सबसे पहले अगेन मैं पीछे 2-3 पार्ट से आपको बता रही हूँ, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हम लोगों को उसका मीनिंग पता होना चाहिए। क्या बोला मैंने? किसी भी चीज को आगे इन डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोगों को उसका मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग को ही समझ लेते हैं। क्या है ये बैलेंस शीट, इसके अंदर क्या चीजें होती हैं, क्या चीजें नहीं होती, कैसे लिखा जाता है और कैसे नहीं लिखा जाता। सिंपल टर्म्स में बताती हूँ। बैलेंस शीट आपको ये बताती है आपके पास खुद का क्या है और आपने किसी और से क्या लिया हुआ है। यानी कि आपके पास क्या है और आपके पास किसी और का क्या है, ये चीज आपकी बैलेंस शीट बताती है। एंड साथ ही साथ बैलेंस शीट आपको आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाने में काम में आती है। अब इसके अंदर हम लोग 2 से 3 चीजें लिखते हैं। क्या क्या चीजें? एक एसेट्स, एक लाइबिलिटीज एंड साथ ही इक्विटी। 3 चीजें लिखते हैं। कौन कौन सी? एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। ठीक है, समझ आ रही है बात? चलिए, ये जो तीनों टर्म्स मैंने बोली इसको हम लोग ऑलरेडी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले चैप्टर में अच्छे से एक-एक टर्म का मीनिंग हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं एंड यहाँ पर ब्रीफली हम लोग चीजों को रिवाइज करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग मीनिंग को रीड करना बहुत सिंपल है और आप लोगों को ये मीनिंग अभी समझ में भी आ गया होगा। रीड करेंगे मेरे साथ साथ। द बैलेंस शीट ऑफर्स अ स्नैपशॉट। बैलेंस शीट आपको एक ऐसी पिक्चर देती है जो बताती है व्हाट द बिजनेस ओन्स। बिजनेस के पास खुद का क्या है एंड क्या बिजनेस ने उधार लिया हुआ है। कब? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जब आपका साल खत्म हो रहा होता है, ये चीजें आपको तब बैलेंस शीट बताती है। समझ आ रही है कि बिजनेस के पास खुद का क्या है एंड बिजनेस ने कितना किसी से उधार लिया हुआ है, ये कहां से पता चलता है? मेरी बैलेंस शीट से पता चलता है। चलिए, ये बात तो हमें समझ आ गई। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला? इट कॉम्प्लीमेंट्स द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर जो सोने पे सुहागे वाला काम करता है वो है मेरी बैलेंस शीट। अब ये जो मेरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये मेरा प्रॉफिट तो बता देता है। क्या बताता है? ये मेरा प्रॉफिट तो बता देता है, लेकिन हम किस पोजीशन पर स्टैंड करते हैं ये कौन बताता है? मेरी बैलेंस शीट बताती है। अब ये बैलेंस शीट क्या खुद से प्रिपेयर हो जाती है? नहीं। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट ने प्रॉफिट एंड लॉस की हेल्प की, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस मेरे बैलेंस शीट की हेल्प करता है। चलिए, समझ आ गई बात। उसके बाद क्या बोले? बाय शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि बैलेंस शीट क्या करती है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस की हेल्प से आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। अब फाइनेंशियल पोजीशन अगर बताती है तो वो क्या क्या चीजें उसमें कंसीडर करते हैं, किन चीजों की हेल्प से वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बता पाते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, वहां पर एसेट्स को कंसीडर करेंगे। करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है, कोई सी भी है, आप आपकी बैलेंस शीट के अंदर इनको लिख सकते हैं। सेम उसी तरह से लाइबिलिटीज भी करंट हो चाहे नॉन करंट हो। उसके बाद ओनर का, शेयर होल्डर का इक्विटी, ओनर की बात कर लो या फिर शेयर होल्डर की बात कर लो, उनकी इक्विटी यानी कि उनके द्वारा कंट्रीब्यूट की गई कैपिटल भी बैलेंस शीट वहां पर कंसीडर करती है। उसके बाद रादर देन परफॉर्मेंस ओवर टाइम,
यानी कि बैलेंस शीट आपकी परफॉर्मेंस को प्रायोरिटी नहीं देती, क्योंकि उसको प्रायोरिटी देने वाले तो ऑलरेडी बैठे हैं। कौन बैठे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस पर ध्यान नहीं दिया गया? फाइनेंशियल पोजीशन पर ध्यान नहीं दिया गया। तो बैलेंस शीट ने किस पर ध्यान देना शुरू किया? फिर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पर। समझ आ रही है चीज? बैलेंस शीट क्या करती है? परफॉर्मेंस को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देती, क्योंकि परफॉर्मेंस को प्रायोरिटी देने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैठे हैं, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन को कोई भी प्रायोरिटी नहीं दे रहा था। इसलिए ये वाला काम किसने किया? मेरी बैलेंस शीट ने कंप्लीट किया। उसके बाद क्या बोले? रिफ्लेक्ट्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, गाइड्स डिसीजन मेकिंग, सपोर्ट्स एक्सटर्नल असेसमेंट्स। यानी कि यहाँ पर क्या बोला है? आप लोग आपकी बैलेंस शीट बना रहे हैं, उससे आपको समझ आएगा कि आपके बिजनेस की क्या स्ट्रेंथ है, क्या चीज आपके पास ज्यादा है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो आप लोग ये समझ पाएंगे कि आप लोग फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसी के बेस पर आप लोग डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। आपके पास कैश अगर ज्यादा है तो आप सोचेंगे कि चलो इसको इन्वेस्ट कर लेते। तो इस तरीके के डिसीजंस आप लोग बैलेंस शीट के अंदर काफी सारी चीजों को देख करके ले सकते हैं। उसके बाद आप कुछ एक्सटर्नल असेसमेंट कर सकते हैं, लाइक मुझे लोन लेना है या फिर नहीं लेना, मुझे किसी को लोन देना है या फिर नहीं देना। ये चीज आप लोग एक्सटर्नल असेसमेंट्स भी कर सकते हैं। आई होप यहाँ पर मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। क्या मीनिंग है आपको? एक तो पता चलता है आपका खुद का क्या है और आपने क्या चीज उधार ले रखी है, साथ ही आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बैलेंस शीट बताती है। परफॉर्मेंस को वो ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, क्योंकि परफॉर्मेंस को प्रायोरिटी देने के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वहां पर बैठे हैं। क्या क्या चीजें कंसीडर की जाती है बैलेंस शीट के अंदर? एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। एंड उसके बाद हम लोगों को बैलेंस शीट से क्या हेल्प होती है? हमें स्ट्रेंथ पता चलती है, हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है, एंड उसी के साथ साथ एक्सटर्नल असेसमेंट्स में भी हेल्प करता है। ये था आपका बैलेंस शीट का मीनिंग। आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं यहाँ पर क्या क्या मेरी बैलेंस शीट के की कंपोनेंट्स हैं, यानी कि बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीजें हम लोग कंसीडर करते हैं। तो अभी मीनिंग पढ़ाते हुए मैंने आपको बता दिया कि बैलेंस शीट के अंदर तीन चीजें आती है, एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। कौन कौन सी तीन चीजें आती हैं? एसेट, लाइबिलिटी एंड इक्विटी, यानी कि LA। क्या क्या चीजें आती है? एसेट, लाइबिलिटीज एंड E फॉर इक्विटी। ये तीन चीजें आती है। एक एक करके इन तीनों ही चीजों को कैटेगराइज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एसेट्स की। आप लोगों ने अगर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला चैप्टर अच्छे से किया है, अगर आप लोगों ने नहीं भी किया है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां पर लिंक को टैप करके आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि इन सभी टर्म्स का मीनिंग आपको डिटेल में अच्छे से पता हो। चलिए फिर एसेट यहाँ पर मेरे कितनी टाइप्स की होती है? देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ माय एसेट्स। कौन कौन सी? एक करंट एसेट एंड एक नॉन करंट एसेट। कौन कौन सी एसेट है? एक करंट एसेट एंड एक नॉन करंट एसेट। अब मेरी करंट एसेट कौन सी होती है उसके बारे में बात करते हैं, जो हम लोग इजीली कन्वर्ट कर पाते हैं। किस चीज में? कैश के अंदर। फॉर एग्जांपल एक साल के अंदर अगर मैं उसको कैश के अंदर कन्वर्ट कर लेती हूँ तो मैं उसको कंसीडर करती हूँ करंट एसेट्स के अंदर। समझ आ रही है चीज? क्या बोला मैंने? एसेट की 2 कैटेगरीज है, करंट एंड नॉन करंट। करंट की यहाँ पर बात करें तो करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनको मैं कैश में बहुत क्विकली कन्वर्ट कर पाती हूँ। एंड कन्वर्ट कर पाती हूँ क्विकली मतलब कितना टाइम ले सकती हूँ मैं उसमें? कम से कम 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है? कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स। ठीक है, ये आप लोगों के करंट एसेट के एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले नॉन करंट एसेट्स। क्या मतलब है मेरी नॉन करंट एसेट्स का? रीड करेंगे यहाँ पर मेरे साथ साथ। लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज लाइक प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट। लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज मतलब ये आपके जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ये आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, यानी कि जिसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास 1 से ज्यादा साल लग जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है उसकी? प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, मशीनरी। इस तरह के एग्जाम्पल आप लोगों के किसके अंदर आते हैं? नॉन करंट एसेट्स के अंदर आते हैं। आई होप यहाँ पर आपको बैलेंस शीट का फर्स्ट कंपोनेंट समझ आ गया है। कौन सा कंपोनेंट हम लोग पढ़ चुके हैं? ए फॉर एसेट्स। एसेट की 2 कैटेगरीज है, करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। करंट एसेट मतलब जिसको मैं क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ, क्विकली मतलब 1 साल के अंदर अंदर। नॉन करंट एसेट वो एसेट जिसको मैं क्विकली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकती हूँ, क्विकली मतलब 1 साल से ज्यादा टाइम ये लोग लेते हैं। चलिए, आई होप ये आपको
बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट मेरा कौन सा है? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब आप लोगों ने किससे क्या कितना उधार लिया है वो आपकी लायबिलिटीज बताती है। अगेन इसकी भी दो कैटेगरीज है, करंट एंड नॉन करंट। ठीक है, कितनी कैटेगरीज है? करंट एंड नॉन करंट। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे करंट लायबिलिटीज की। तो क्या होती है करंट लायबिलिटीज? ये वो ऑब्लिगेशंस है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसको आप एक ईयर के अंदर अंदर ही रीपे करेंगे। क्या है ये? आपकी वो ऑब्लिगेशंस है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसको आपको एक साल के अंदर अंदर ही रीपे करना पड़ेगा। यानी कि क्या? कोई भी पेबल्स हो गए, बिल्स पेबल लाइक आपके, और क्या है आपके शॉर्ट टर्म डेट्स, यानी कि आपने शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी लोन लिया है वो आपके करंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाएंगे। आई होप यहाँ पर मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज की, यानी कि ये आपकी वो ऑब्लिगेशंस है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है जिनको आप एक से ज्यादा साल लगा सकते हैं रीपे करने के लिए। समझ आ रही है चीज? जिनको आप एक से ज्यादा साल लगा सकते हैं उसको रीपेमेंट के लिए, वो है आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल इज लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, ये सभी आप लोगों के लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के एग्जाम्पल्स है। आई होप यहाँ पर लायबिलिटी का मतलब समझ आ गया। लायबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन। अब ये जो मेरी ऑब्लिगेशन है दो तरह की है, करंट एंड नॉन करंट। करंट मतलब एक साल के अंदर अंदर आपको जो रीपे करना है वो करंट लायबिलिटी है। एक साल से ज्यादा समय जब आप लोग रीपेमेंट के लिए ले सकते हैं वो है आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज। यहाँ पर हम लोग हमारी लायबिलिटीज को भी अच्छे से समझ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो हमने कितने कंपोनेंट कंप्लीट कर लिए? 2 कंपोनेंट आउट ऑफ 3। 3 कंपोनेंट थे। कौन कौन से? एसेट, लायबिलिटीज एंड इक्विटी, जिसमें से हम लोग एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? हमारा थर्ड कंपोनेंट। किसके बारे में बात करने वाले हैं? हमारा थर्ड कंपोनेंट विच इज इक्विटी। किसके बारे में बात करने वाले हैं? इक्विटी के बारे में। इक्विटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है? सबसे सिंपल टर्म्स में अगर हम समझे, ओनर का या फिर शेयर होल्डर का रेजिडुअल स्टेक इन द कंपनी आफ्टर लायबिलिटीज आर सेटल्ड। सभी लायबिलिटीज देने के बाद आपके बिजनेस के अंदर जो पैसा बच जाता है, जो स्टेक बचता है, वो आपके शेयर होल्डर का या ओनर का, उसको हम लोग उसकी इक्विटी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंक्लूड्स कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग एंड रिजर्व्स। आपकी इक्विटी के अंदर क्या चीजें आती है? 3 चीजें आती है, कैपिटल, रिजर्व्स एंड साथ ही रिटेन्ड अर्निंग। आई होप इक्विटी का मीनिंग भी यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो कुल मिलाकर के हम लोग हमारी जो बैलेंस शीट है उसके तीनों कंपोनेंट्स के बारे में बात कर चुके हैं अच्छे से डिटेल में। इसको अगर आप लोग और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक को टैप करके बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला चैप्टर खोलना। वहां पर जाकर आपको हर टर्म का डिटेल में इजी सिंपल लैंग्वेज के अंदर वहां पर आपको मिलेगा। चलिए फिर यहाँ पर मैंने तीनों कंपोनेंट पढ़ लिए हैं। एंड बैलेंस शीट की एक बहुत फेमस एंड इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। क्या है? बैलेंस शीट की एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड फेमस इक्वेशन है जो आपको चीजें को कैलकुलेट करने में भी हेल्प करती है। लाइक आपको इनमें से कोई एक चीज गिवन नहीं है, बाकी सब गिवन है, क्या रिमेनिंग चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। तो हमें कुल मिला के हमारी इक्वेशन पता होनी चाहिए। क्या है इक्वेशन? एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। क्या है आपकी इक्वेशन? एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ये है आप लोगों की इक्वेशन। ठीक है, समझ आ रही है बात? चलिए, आप लोगों को इक्वेशन भी समझ में आ गई। एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। कोशिश करिएगा ये इक्वेशन आप लोग आपकी नोटबुक के अंदर स्टार मार्क करके हाईलाइट करके अलग से लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे? क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर इस इक्वेशन से रिलेटेड या तो आपको कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन फॉर्म करके दे देंगे या फिर आपको कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन वहां पर फ्रेम करके दे देंगे। इसलिए आपको हर छोटी से छोटी चीज पता होनी चाहिए। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे वीडियो के अंदर और यहाँ पर हम अपने आगे के कॉन्सेप्ट्स को सीखना शुरू करते हैं। हम लोग मीनिंग समझ चुके हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर आनी है ये हम लोग समझ चुके हैं, चीजें क्या आनी है ये हम समझ चुके हैं, चीजें लिखनी कैसे ये अभी समझना बाकी है। क्या बोल रही हूँ मैं? चीजें क्या क्या आनी है ये तो हम समझ चुके हैं, लेकिन चीजें कैसे लिखनी है ये हम लोगों को अभी भी समझना है। चीजें कैसे लिखनी है मतलब किस चीज की बात करने वाले हैं? यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट की। किसकी बात करने वाले हैं? फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट की। चलिए फिर विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारे फॉर्मेट को। अब आप लोगों को हैबिट
हैबिट होगी कि यहाँ पर आपको सबसे ऊपर बिजनेस का नाम लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पर बैलेंस शीट वर्ड लिखना है, उसके बाद आपको ईयर एंडेड लिखना है। ये तीनों चीजें मैं ट्रेडिंग अकाउंट में भी सेम कर रही हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी सेम कर रही हूँ एंड बैलेंस शीट के अंदर भी सेम करना है। चलिए ऊपर का पोर्शन मुझे समझ आ गया, मैंने बिजनेस का नाम लिख लिया, उसके बाद मैंने बैलेंस शीट लिख ली, उसके बाद अपने ईयर को लिख लिया कि ये कौन से ईयर एंड पर हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप लोगों को ऑलरेडी पता है, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट, फॉर्मेट पता है आपको, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट, ये था आपका फॉर्मेट। अब क्या चीज कैसे लिखनी है वो आप मेरे साथ साथ ध्यान से समझेंगे, क्या चीज को आप लोग कैसे लिखेंगे आप वो चीज यहाँ पर मेरे साथ साथ समझेंगे। एक छोटी सी चीज यहाँ पर सीखने वाली है, बाकी बैलेंस शीट आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। क्या बोल रही हूँ मैं, एक बहुत छोटी सी चीज यहाँ पर सीखने वाली है, सिर्फ ये वाला पोर्शन आपको सीखना है, बाकी बैलेंस शीट आप लोग खुद से बना सकते हैं। तो मैं पहले बाकी आपको समझा दूं ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए कि बाकी तो आप बना सकते हैं, छोटी सी चीजें ये भी सीख के हम लोग अपना काम खत्म कर लेते हैं। चलिए फिर बाकी की बैलेंस शीट कैसे बनानी, ये मेरा कौन सा पोर्शन है, लाइबिलिटीज वाला। तो यानी कि ये तो कॉमन सेंस है कि मैं यहाँ पर क्या चीजें लिखने वाली हूँ, लाइबिलिटीज वाली चीजें ही लिखने वाली हूँ। क्या लिखने वाली हूँ मैं यहाँ पर, मेरी लाइबिलिटीज वाली चीजें लिखने वाली हूँ। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ टर्म्स के नाम बता रही हूँ, कुछ नाम बोल करके बता रही हूँ कि लाइबिलिटी मतलब क्या क्या चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। समझ आ रही है बात? चलिए तो फिर रीड करते हैं कि क्या क्या चीजें मैं लिख सकती हूँ। लाइक लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, यानी कि ये बताना चाह रहे हैं चाहे कोई आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी है चाहे करंट लाइबिलिटी है, हर तरह की लाइबिलिटी आप लोग आपकी लाइबिलिटी वाले कॉलम के अंदर फिल कर लेंगे। चलिए ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनअर्न्ड इनकम, शॉर्ट टर्म लोन्स, ये सभी आपकी लाइबिलिटीज के नाम है। इनके अलावा भी आपकी कुछ भी लाइबिलिटी हो सकती है, वो सब आपको लाइबिलिटी वाले पोर्शन में ही लिखनी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग हमारे फिक्स्ड एसेट की यानी कि एसेट वाले कॉलम की बात करने वाले हैं। एसेट कॉलम भी कहता है मेरे लिए भी कुछ स्पेशल नहीं है, कोई भी एसेट मिल रही है ला करके मेरे पास लिख दो। क्या बोल रही है एसेट वाला कॉलम कि आपको कहीं पर भी कोई भी एसेट दिखेगी ला करके यहाँ पर मेरे पास लिख दो। एसेट चाहे आपकी नॉन करंट है चाहे करंट है, इससे आपके एसेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसका नेचर एसेट होना चाहिए। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल पढ़ते जैसे बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, गुडविल, या फिर इन्वेंट्रीज, बिल्स पेबल, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, यानी कि हर तरह की एसेट से रिलेटेड चीजें आप लोग एसेट वाले कॉलम के अंदर लिखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक की चीजें समझ आ गई कि इस बैलेंस शीट के अंदर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बल्कि सब कुछ बहुत ईजी है। बस मुझे इतना कैटेगराइज करना आना चाहिए कि क्या चीज मेरी लाइबिलिटी है एंड क्या चीज मेरी एसेट है, एंड उस चीज को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही आसानी से अपने इस फॉर्मेट के अंदर फिल कर सकती हूँ। अब बात आती है मेरे इस वाली चीज की जो मुझे आपको अलग से सिखाना है। क्या चीज सिखानी है? ये वाला पोर्शन, कैपिटल वाला पोर्शन। अब कैपिटल वाला पोर्शन आपको कैसे करना है पहले मैं आपको यहाँ पर साइड में करके दिखा। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी वाला पोर्शन कैपिटल से ही स्टार्ट करें। क्या बोल रही हूँ मैं, कोशिश करिएगा कि आप लोग आपकी बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज वाला कॉलम कैपिटल से ही स्टार्ट करिएगा। या तो आप कैपिटल बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखेंगे या फिर कैपिटल बिल्कुल ही एंड में लिखेंगे। आप सबसे ऊपर लिख लो या सबसे नीचे, लेकिन चीजें आपको वो ही लिखनी है। कैसे? आपने चीज को कैपिटल से स्टार्ट किया। अब ये कैपिटल कौन है? वीआईपी है। कौन है कैपिटल? वीआईपी है। अब इसके अंदर मुझे कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ चीजें लेस करनी है। क्या बोल रही हूँ मैं, इसके अंदर कुछ चीजें ऐड करनी है एंड कुछ चीजें लेस करनी है। चलिए पीछे चलते हैं थोड़ा। मेरी बैलेंस शीट किसकी हेल्प से बनती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से बनती है। किसकी हेल्प से बनती है मेरी बैलेंस शीट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से बनती है। वहां पर आपका या तो आंसर नेट प्रॉफिट होगा या तो आंसर नेट लॉस होगा। क्या बोल रही हूँ मैं, आपकी जो बैलेंस शीट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से बनती है, एंड अगर वो उसकी हेल्प से बन रही है तो मुझे उसमें देखना पड़ेगा कि एट द एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मुझे इकट्ठा करके क्या देता है। या तो वो नेट प्रॉफिट देता है या तो वो नेट लॉस देता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि उस नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस का मैं क्या करती हूँ। अगर मेरे पास नेट प्रॉफिट है तो मैं उसको यहाँ पर ऐड कर दूंगी। क्या बोल रही हूँ मैं, अगर मेरे पास नेट प्रॉफिट है तो मैं उसको यहाँ पर ऐड कर दूंगी। वहीं अगर मेरा नेट लॉस है तो मैं उसको यहाँ पर माइनस कर दूंगी। समझ आ रही है चीज? बहुत सिंपल है। नेट प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे, नेट लॉस है तो माइनस कर देंगे। चलिए मैं ये सब चीजें कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब उसके बाद मुझे बताएंगे जिस कैपिटल की यहाँ पर बात हो रही है, अगर उसमें आपको कोई इंटरेस्ट
इंटरेस्ट मिल गया। कैपिटल का पैसा तो मिला ही मिला, साथ में उसका इंटरेस्ट भी मिल गया, तो मैं उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ पर क्या कर दूंगी, ऐड। क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब आप उस कैपिटल में से कुछ पैसा निकाल के ले जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। क्या कर दूंगी, यहाँ पर ड्राइंग्स को माइनस कर दूंगी। बस ये आप लोगों का ये वाला पोर्शन भी खत्म हो गया। बहुत इजी था, बहुत सिंपल था, कुछ नहीं करना। क्या क्या चीजें यहाँ पर लिखनी है, आपके पास कैपिटल है, आप कोशिश करेंगे कि बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी वाली साइड आप लोग कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद कैपिटल के अंदर आप ये देखेंगे कि बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल है, तो बैलेंस शीट किसकी हेल्प से बना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से बना। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इतना सब कुछ करके मुझे क्या इकट्ठा करके देता है, या तो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। नेट प्रॉफिट है तो मैं ऐड करूंगी, नेट लॉस है तो मैं उसको डिडक्ट कर दूंगी, यानी कि माइनस कर दूंगी। अब बात करने वाले हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। कैपिटल के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करना है, ऐड करना है। उसके बाद अगर बात करें ड्राइंग्स की, तो ड्राइंग्स का मतलब होता है कैपिटल में से कुछ पोर्शन निकाल करके लेके जाना अपने पर्सनल यूज के लिए। तो ड्राइंग्स यहाँ पर मुझे क्या करनी है, माइनस करनी है। एंड इसी के साथ आपका ये कैपिटल वाला पोर्शन अच्छे से कंप्लीट हो गया है। जरूरी नहीं है सब कुछ गिवन हो, इसमें से जो भी गिवन हो उसको आप ऐड और लेस आपके क्वेश्चन के हिसाब से कर लेंगे। अब यहाँ पर आई होप आपको बैलेंस शीट बनानी अच्छे से समझ में आ गई है कि आपको अगर फाइनल अकाउंट्स के अंदर बैलेंस शीट बनानी है तो आप किस तरीके से आपकी बैलेंस शीट को बनाएंगे। अब ये चीजें हम लोगों को और अच्छे से कब समझ आएगी, जब हम लोग इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हमारा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके अंदर ना मुझे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ना प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। मैं सीधा जाकर के क्या बनाऊंगी, मेरी बैलेंस शीट को बना लूंगी। क्या करूंगी, मैं सीधा जाकर के अपनी बैलेंस शीट को बना लूंगी। अब क्या करना है आपको, आपकी नोटबुक, आपका पेन साथ लेकर बैठना है। क्वेश्चन मेरे साथ साथ रीड करेंगे एंड साथ साथ ही सॉल्यूशन को करेंगे। चलिए फिर रीड करते हैं यहाँ पर मेरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ सियाराम साड़ीज भंडार प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। यानी कि आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि आपको इस साड़ी भंडार के लिए एक बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। साड़ी भंडार के लिए बैलेंस शीट बनानी है एंड उसके बाद ईयर कौन सा एंडेड है आपका, 31 मार्च 2021। अब आपको क्वेश्चन में ये भी बोल दिया कि आपको बैलेंस शीट बनानी है, तो आपका स्टेप नंबर 1 क्या रहने वाला है। सब चीजें हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं अपना एक काम कर लूंगी। क्या है वो काम, मैं अपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लूंगी। क्या करना है, मुझे अपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है। तो मैंने मेरा फॉर्मेट बना लिया है, आप लोग भी जल्दी से आपकी नोटबुक के अंदर अपने फॉर्मेट को बना लेंगे। वीडियो को यहीं पॉज करेंगे और सबसे पहले अपना फॉर्मेट बना करके कंप्लीट करेंगे, ताकि सॉल्यूशन आप लोग मेरे साथ साथ कर पाए। चलिए फिर फॉर्मेट मेरा रेडी है, मैं इसको नेम दे देती हूँ। क्या था नेम मेरा क्वेश्चन के अंदर, माय नेम वाज सियाराम साड़ीज भंडार। क्या नाम था, सियाराम साड़ीज भंडार। तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ सियाराम साड़ीज भंडार, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद मैं बना क्या रही हूँ, बैलेंस शीट बना रही हूँ। तो मैं क्या लिखने वाली हूँ यहाँ पर, बैलेंस शीट। उसके आगे क्या लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। समझ आई चीज, क्या किया मैंने, पहले अपने अकाउंट को एक नाम दे दिया कि ये अगर बैलेंस शीट है तो ये किस बिजनेस की है। ये मेरे सियाराम साड़ीज भंडार की है, तो ऊपर मैंने मेरे बिजनेस का नाम लिख दिया। उसके बाद ये है क्या, इस अकाउंट का नाम क्या है, इस फॉर्मेट का नाम क्या है, बैलेंस शीट, मैंने उसको लिख दिया। अब मैं कौन से साल की बना रही हूँ, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, तो उसके नीचे मैंने अपने साल का नाम लिख दिया, यानी कि 31 मार्च 2021। चलिए अब यहाँ पर मेरी बेसिक सभी चीजें फ्रेम हो चुकी है। अब कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में मुझे जो चीजें दी है उठा करके अपने फॉर्मेट के अंदर चीजों को फिल करना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चीजों को फिल करना। मेरे साथ साथ एक एक चीज को देखेंगे एंड उसको समझेंगे, और मैं क्यों उस चीज को कहां पर लिख रही हूँ इस बात को आप लोग ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली चीज क्या है यहाँ पर मेरे पास, प्लांट एंड मशीनरी। क्या है सबसे पहली चीज, प्लांट एंड मशीनरी। आप लोग मुझे बताएंगे इसको मैं एसेट साइड लिखूं या फिर लायबिलिटी साइड। प्लांट एंड मशीनरी मेरी एसेट है, तो मैं इसको एसेट साइड लिखने वाली हूँ एंड अमाउंट इज 8 लाख रुपीज। क्या है, अमाउंट 8 लाख रुपीज। चलिए फिर इसको यहाँ पर लिखते हैं। फर्स्ट एसेट है मेरी प्लांट
एंड मशीनरी। क्या है फर्स्ट एसेट मेरी? प्लांट एंड मशीनरी एंड द अमाउंट इज 8 लाख रुपीज। अमाउंट कितनी है? 8 लाख रुपीज। बस आपको इतना ही सिंपल तरीके से बना करके करना है। मैंने बस चीज को रीड किया एंड उसको इधर और इधर में से चीजों को बांटना है कि मैं लायबिलिटी को क्या चीजें दूं एंड एसेट को क्या चीजें दूं। चलिए और चीजें करते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट क्या बोला है? लैंड एंड बिल्डिंग। क्या बोला है नेक्स्ट? लैंड एंड बिल्डिंग। क्या ये मेरी एसेट है या लायबिलिटी? ये मेरी एसेट है, तो मैं इसको भी एसेट साइड जाकर के लिख दूंगी। एंड अमाउंट है 6 लाख रुपीज। चलिए मैं इसको लिखती हूँ मेरे एसेट साइड में। यहां पर मैं लिखने वाली हूं लैंड एंड बिल्डिंग। चलिए लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट इज 6 लाख रुपीज। क्या है अमाउंट? 6 लाख रुपीज। चलिए मैंने एक और चीज अपनी यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट कर ली है। आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं, आपको ये चीजें करनी आ रही हैं, तो आप लोग वीडियो पॉज करके आपका पूरा क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हैं एंड एंड के अंदर आप लोग आपके सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या चीज बोली है यहाँ पर? नेक्स्ट वन इज फर्नीचर। नेक्स्ट क्या आइटम दी है? फर्नीचर। अमाउंट इज 1,50,000 रुपीज। क्या है अमाउंट? 1,50,000 रुपीज। अब फर्नीचर भी मेरी एसेट है, तो मैं फर्नीचर किस साइड लिखने वाली हूँ? एसेट साइड। तो मैं यहां पर लिखूंगी फर्नीचर एंड अमाउंट इज 1,50,000 रुपीज। क्या है अमाउंट? 1,50,000 रुपीज। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर? नेक्स्ट वन इज कैश इन हैंड। क्या है नेक्स्ट आइटम? कैश इन हैंड। ये भी मेरी एसेट है। अमाउंट क्या है? 20,000 रुपीज। क्या है अमाउंट? 20,000 रुपीज। यहां पर मैं मेरे फॉर्मेट के अंदर लिखूंगी कैश in hand, cash in hand and the amount is 20,000 rupees। क्या है अमाउंट? 20,000 रुपीज। समझ आ रही है चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम मेरे को क्या दिया क्वेश्चन के अंदर? नेक्स्ट वन इज बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या है नेक्स्ट आइटम? बैंक ओवरड्राफ्ट। ये एक तरह से आपके बैंक लोन की तरह है, बैंक से पैसा निकालना इज बैंक ओवरड्राफ्ट। एंड ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये आप लोगों की लायबिलिटी है। क्या है बैंक ओवरड्राफ्ट? आप लोगों की लायबिलिटी है एंड द अमाउंट इज 1,80,000 एंड द अमाउंट इज 1,80,000 रुपीज। तो मैं यहां पर लिखूंगी बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट इज 1,80,000 रुपीज। मैंने यहाँ पर अपनी अमाउंट को फिल कर लिया। अमाउंट इज 1,80,000 रुपीज। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, मैंने ये ऊपर इतना स्पेस किसके लिए छोड़ा है? यहाँ पर मुझे क्या करना है? अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि आप लोग ट्राई करेंगे कि बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी वाली साइड आप लोग कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर मैंने अपना कैपिटल का ट्रीटमेंट करने के लिए ही स्पेस को छोड़ा है। समझ आ रही है बात? किसके लिए इतना स्पेस छोड़ा है? कैपिटल का ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पर मैंने इतना स्पेस छोड़ा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है मुझे क्वेश्चन के अंदर? नेक्स्ट वन इज डेटर्स। नेक्स्ट क्या बोला है मुझे? डेटर्स। डेटर्स मेरी एसेट है। क्या है? डेटर्स मेरी एसेट है। एंड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मेरी क्या है? लायबिलिटी। दो चीजें साथ साथ कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। डेटर्स मेरी एसेट है, क्रेडिटर्स मेरी लायबिलिटीज है। चलिए मैं डेटर को एसेट साइड जाके लिख देती हूँ, क्रेडिटर को लायबिलिटी साइड। एंड अमाउंट है 3,20,000 एंड 2,40,000। चलिए सबसे पहले मुझे एसेट साइड में डेटर्स लिखने हैं। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डेटर्स एंड मेरे को लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स लिखने। क्या लिखने हैं? लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स लिखने हैं। यहाँ पर है अमाउंट 3,20,000 रुपीज। कितनी है अमाउंट? 3,20,000 एंड क्रेडिटर की क्या अमाउंट है? 2,40,000 रुपीज। कितनी अमाउंट है? 2,40,000 रुपीज। जाकर अपने फॉर्मेट के अंदर लिख देंगे 2,40,000 रुपीज। समझ आ रही है चीज? बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आपको बस पता होना चाहिए कि क्या चीज मेरी एसेट है एंड क्या चीज मेरी लायबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है मुझे यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर? बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। क्या क्या आइटम्स है? बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। ये रही आइटम्स, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल मेरी एसेट है, यस, तो ये मेरी एसेट है, मैं इसको एसेट साइड जाकर के लिख दूंगी। बिल्स पेबल मेरी लायबिलिटी है, इसलिए इसको मैं लायबिलिटी साइड लिख दूंगी। चलिए अमाउंट क्या है? 1 लाख रुपीज एंड 60,000 रुपीज। क्या है अमाउंट? 1 लाख रुपीज एंड 60,000 रुपीज। चलिए एसेट साइड में मुझे लिखना है बिल्स रिसीवेबल। आप लोग फुल फॉर्म्स यूज करेंगे, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में BR लिख दिया। आप लोगों को पूरा ही लिखना है बिल्स रिसीवेबल। लायबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे? बिल्स पेबल। क्या लिखेंगे लायबिलिटी साइड में? बिल्स पेबल।
बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट क्या है 1 लाख रुपीज। क्या है बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट 1 लाख रुपीज एंड पेबल्स की अमाउंट क्या है 60,000 रुपीज। क्या है पेबल की अमाउंट 60,000 रुपीज। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया है मुझे क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट वन इज क्लोजिंग स्टॉक। क्या है नेक्स्ट आइटम मेरी क्लोजिंग स्टॉक। ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, ये मेरी क्या है एसेट है। क्या है क्लोजिंग स्टॉक एसेट है। इसको मैं एसेट साइड लिख दूंगी एंड द अमाउंट इज 4 लाख रुपीज। क्या है अमाउंट 4 लाख रुपीज। चलिए ये रहा मेरा फॉर्मेट, यहां पर मैं लिखूंगी क्लोजिंग स्टॉक एंड अमाउंट इज 4 लाख रुपीज। क्या है अमाउंट 4 लाख रुपीज। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में और क्या क्या चीजें मुझे गिवन है। यहां पर देखते हैं नेक्स्ट मेरे को क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्या है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मेरी एसेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्या है कैपिटल। कैपिटल मेरी क्या है लाइबिलिटी है। क्या है नेक्स्ट कैपिटल एंड कैपिटल इज माय लाइबिलिटी। दोनों ही चीजों को जाकर के उनके हेड्स के अंदर मैं लिख देती हूँ। चलिए सबसे पहले फॉर्मेट के अंदर हम लोग लिखते हैं इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल। क्या है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एंड यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल के लिए मैंने अलग से स्पेस छोड़ा था इसलिए कैपिटल को मैं ऊपर जाकर के लिख रही हूँ। कैपिटल की अमाउंट थी 15 लाख रुपीज। कितनी अमाउंट थी कैपिटल की 15 लाख रुपीज एंड मेरी इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू थी चेक करते हैं। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 80,000 रुपीज। ये रही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इज 80,000 रुपीज एंड मेरी कैपिटल की वैल्यू है 15 लाख रुपीज। मैं अपनी अमाउंट को फिल कर देती हूँ 80,000 रुपीज। यहाँ पर मैं लिखूंगी 80,000 रुपीज। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन के अंदर और क्या चीजें दी है क्वेश्चन में मुझे। ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट। क्या चीजें दी है एक ड्राइंग्स दी है एक नेट प्रॉफिट दी है। ठीक है अभी मैंने आपको चीजें समझाई है। ड्राइंग्स मतलब वो कैपिटल से कुछ लेकर के जा रहा है एंड नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है कैपिटल के अंदर कुछ जुड़ रहा है। तो मैं आपको कैसे लिखना है ये चीजें समझा रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग हमारे नेट प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। क्या करना है हमें यहाँ पर अपने नेट प्रॉफिट को ऐड करना है। ऐड करना है मतलब कितनी अमाउंट है मेरे नेट प्रॉफिट की। यहाँ पर चेक करते हैं मेरे नेट प्रॉफिट की अमाउंट है 6,20,000 रुपीज। क्या अमाउंट है 6,20,000 रुपीज। उसको मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ इसलिए मैंने लिख दिया 6,20,000 रुपीज। समझ आ रही है चीज। यस उसके बाद मेरी जो ड्रॉइंग्स है उसको क्या करना है मुझे माइनस करना है। क्या करना है ड्राइंग्स को माइनस करना है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी लेस ड्राइंग्स। अब हम लोग क्वेश्चन में जाकर हमारी ड्राइंग्स की अमाउंट को देख लेंगे। इसको देखना है मेरी ड्राइंग्स की अमाउंट को विच इज 1,30,000 रुपीज। क्या है मेरी ड्राइंग्स की अमाउंट 1,30,000 रुपीज। इसको जाकर के मैं मेरे फॉर्मेट के अंदर लिख दूंगी 1,30,000 रुपीज। ब्रैकेट क्यों बनाया मैंने यहाँ पर क्योंकि मुझे इसको यहाँ पर माइनस करना है। अब आप लोग यहाँ पर मुझे एक चीज बताएंगे क्या कैपिटल की अमाउंट मुझे बाहर लिखनी चाहिए थी। द आंसर इज नो। मैं मेरी कैपिटल की अमाउंट तब तक बाहर नहीं लिख सकती जब तक मेरी फाइनल कैपिटल की अमाउंट नहीं आती। कब तक नहीं लिख सकती जब तक मेरे कैपिटल की फाइनल अमाउंट नहीं आती। एंड फाइनल अमाउंट कब आएगी जब मैं नेट प्रॉफिट एंड मेरी ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट इसके अंदर कर दूंगी। चलिए फिर करते हैं। यहाँ पर से मैं मेरी कैपिटल की अमाउंट को इरेज कर देती हूँ और अपनी कैपिटल की अमाउंट को हम लोग अंदर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पर आप लोग कैलकुलेट करेंगे और फाइनल अमाउंट देखेंगे कि आपकी कैपिटल की फाइनल एग्जैक्ट अमाउंट क्या आ रही है। कैलकुलेट करने के बाद देखेंगे यहाँ पर आप लोगों की अमाउंट आएगी 19,90,000 रुपीज। कितनी आएगी 19,90,000 रुपीज। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे 15 लाख प्लस 6,20,000 माइनस 1,30,000 इज 19,90,000 रुपीज। आई होप यहाँ पर आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर है किस तरीके से मैंने मेरे कैपिटल की एडजस्टमेंट आप लोगों को यहाँ पर करके दिखाई है। बाकी का क्वेश्चन बहुत ईजी है। लाइबिलिटीज को आइडेंटिफाई करो लाइबिलिटी साइड लिख दो। एसेट्स को आइडेंटिफाई करो एसेट्स की साइड लिख दो। अब इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना। बैलेंस शीट आप लोगों की सही है ये कैसे पता लगेगा अगर आपका लाइबिलिटी साइड का टोटल एंड एसेट साइड का टोटल इक्वल आ रहा है तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल एक्यूरेटली आपने बनाई है। एंड बैलेंस शीट एक्यूरेटली कब बनेगी जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूरेट होगा। एंड प्रॉफिट एंड लॉस कब एक्यूरेट होगा जब आपका ट्रेडिंग अकाउंट एक्यूरेट होगा। यानी कि अगर आपकी बैलेंस शीट मैच हो रही है तो आपको वहां पर समझ जाना चाहिए कि आपने चाहे ट्रेडिंग अकाउंट बनाए चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए ये सभी चीजें आपकी एक्यूरेटली बनी है तभी आपका टोटल इक्वल आ रहा है। तो अब मेरा लास्ट स्टेप क्या बचता है मुझे दोनों साइड का टोटल करना है और यहाँ पर चेक करना है कि मेरा टोटल इक्वल आ रहा है या नहीं। यानी कि मेरी बैलेंस शीट ऊपर का जितना काम मैंने किया ये सब मैंने सही से किया या फिर नहीं। वीडियो पॉज करेंगे यहाँ पर आप दोनों साइड का टोटल लगाएंगे एंड चेक करेंगे टोटल इक्वल है या फिर नहीं। एंड यहाँ पर टोटल करने के बाद आपकी अमाउंट आएगी 24,70,000
24,70,000 रुपीज। क्या आएगी टोटल करने के बाद अमाउंट आपकी 24,70,000 रुपीज। आई होप आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ आया है कि आपको बैलेंस शीट कैसे बनानी है। इसके अंदर कुछ नई चीज नहीं थी, कुछ हार्ड चीज नहीं थी, बस एक थोड़ा सा सीखने वाला कॉन्सेप्ट आपका कैपिटल वाला पोर्शन था कि क्या चीज आपको इसके अंदर ऐड करनी है, क्या चीज आपको इसके अंदर लेस करनी है। चलिए इसी के साथ हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है बैलेंस शीट को, थ्योरेटिकली तो समझा ही, लेकिन उसके क्वेश्चन को कैसे करना है, यानी कि मुझे बैलेंस शीट बनानी कैसे है, वो हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से समझ लिया है। स्टिल आप लोगों को इसके अंदर कोई भी डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आई है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं। एंड साथ ही आपको स्क्रीन पर आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाए कि आपको वीडियो के अंदर कराया गया सब कुछ अच्छे से समझ में आया है या नहीं। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेगा, वहां पर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड आप लोगों के आंसर्स आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर नोट्स को डाउनलोड करके आप लोग आपके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस 3 पार्ट्स कंप्लीट नहीं किए हैं, उनको अभी तक कवर नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को वहां पर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप इसके प्रीवियस पार्ट्स को भी अच्छे से डिटेल में कवर कर सकते हैं। साथ ही सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आपका रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।